नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद तरह तरह के मसाले जैसा कि हल्दी, इलायची और ज़ाफ़रान हमेशा से मौजूद नहीं थे, बल्कि ये मुगलिया सल्तनत की तरफ से एक कीमती तोहफा हैं। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत अपने दौर की एक ऐसी अजीमुशान सल्तनत रही है जिसने तरक्की की नई बुनियादें कायम की। लेकिन इस सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई और ऐसा क्या हुआ जिसने इस सल्तनत को सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया? हम जानेंगे ये सब कुछ आज की वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेक्स्ट। कहानी शुरू होती है साल 1526 से, जब पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को हिंदुस्तान बुलाया ताकि वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ दौलत खान लोधी की मदद कर सके। बाबर एक जंगजू शख्स था और तैमूर और चंगेज़ खान की नस्ल से था। ये तारीख की एक अहम जंग थी। जंग शुरू हुई और बिल आखिर एक तवील मुकाबले के बाद बाबर ने फतह पाई और इस तरह मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई। बाबर मुगलिया सल्तनत का पहला हुक्मरान था, जिसके दौर को मुगलिया सल्तनत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। ये दौर फौजी फतूहात और मुगलिया इक़्तिदार के इस्तेहकाम से भरपूर था। इसी दौरान बाबर ने बंगाल के हुक्मरान सुल्तान नुसरत शाह को शिकस्त दी और शुमाली हिंदुस्तान पे अपना कब्जा मजबूत कर लिया और साथ ही साथ बिहार पे काबिज अफगानी जंगजू महमूद खान लोधी के खिलाफ भी फतह हासिल की। सिर्फ यही नहीं, बाबर ने सफवी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत के साथ बेहतरीन सिफारती ताल्लुकात भी कायम किए। अपने दौर में बाबर ने कई मसाजिद तामीर करवाईं, लेकिन कभी भी अपनी हिंदू रियाया पर अपना मजहब लादने की कोशिश नहीं की। मुगलिया सल्तनत की मुश्किलात में तब इजाफा हुआ जब 1530 में बाबर की वफात हुई और उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ, जो कि बाबर के बरक्स एक नाकाम हुक्मरान साबित हुआ। हुमायूं के दौर में फौजी नाकामियां और सल्तनत का बड़ा हिस्सा खो देना शामिल हैं। शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त के बाद हुमायूं हिंदुस्तान से फरार हो गया, लेकिन 1545 में शेर शाह की मौत के बाद उसने दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया, जो कि 5 साल बाद फिर खो दिया। बिलाखिर 1555 में हुमायूं की वफात हो गई और उसका नौजवान बेटा अकबर तख्त नशीन हो गया। अकबर का दौर तकरीबन 50 बरस पर मुहित था, जो कि 1556 से शुरू हुआ और 1605 में इख्तिताम पजीर हो गया। अकबर के दौर में मुगलिया सल्तनत अजमत की बुलंदियों तक जा पहुंची। अकबर ने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से फतह किए और इंतज़ामिया में इस्लाहात की। अकबर का दौर मजहबी रवादारी का दौर भी माना जाता है। उसने गैर मुस्लिमों पर जिजिया ख़त्म किया। जिजिया उस टैक्स को कहा जाता था जो गैर मुस्लिम रियाया अपने तहफ़्फ़ुज़ के असूल के लिए हुकूमत वक्त को अदा किया करती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अकबर ने बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरात की भी हौसला अफजाई की। अकबर के दौर में मुगलिया सल्तनत दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में शामिल हो गई। अकबर की मौत 27 अक्टूबर 1605 में हुई। अकबर की मौत के बाद उसका बेटा जहांगीर तख्त नशीन हुआ। जहांगीर का दौर 1605 से 1627 तक कायम रहा। जहांगीर ने अकबर की पॉलिसीज़ को जारी रखा और दक्कन में मज़ीद फतूहात हासिल की। 1627 में जहांगीर की वफात हुई, जिसके बाद मुगलिया सल्तनत की बागदौड़ उसके तीसरे बेटे शाहजहां के कंधों पर लाद दी गई। नाजरीन, शाहजहां मुगलिया सल्तनत का 5वां हुक्मरान था, जिसका दौरे हुकूमत 1628 से 1658 तक रहा। शाहजहां का दौर अमूमी तौर पर एक पुरअमन दौर था। इसके दौर में इंतज़ामिया को सेंट्रल पावर्स हासिल थीं और अदलिया के इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया गया था। शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी तामीरात करवाईं, जिनमें काबिल ज़िक्र आगरा में तामीर किया गया महल भी है, जो उसने अपनी बेगम की वफ़ात के बाद उसकी याद में तामीर करवाया था, जिसे आज हम ताज महल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहान आबाद इलाके की भी बुनियाद रखी, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। शाहजहां की वफ़ात 1666 में उस वक्त हुई जब उसके बेटे औरंगज़ेब को हुक्मरानी करते हुए 8 बरस बीत चुके थे। औरंगज़ेब, जो 1658 से 1707 तक हुक्मरान रहा, वो एक बहुत ही सख्त मजहबी ख्यालात का हामिल शख्स होने के साथ साथ एक बहुत ही सख्त जंगजू भी था। उसने पिछली हुकूमतों में ख़त्म किए गए जिजिये को
غیر مسلموں پر دوبارہ لاگو کر دیا اور خاص طور پر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرتا چلا گیا۔ اس نے رقص اور موسیقی جیسے فنون لطیفہ کی بھی حوصلہ شکنی کی۔ اورنگزیب نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی مسمار کروایا۔ اورنگزیب کا دور مختلف بغاوتوں کی زد میں رہا، جن میں سے ایک بغاوت دکن میں مراٹھی شیواجی کی جانب سے شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں اورنگزیب کو خود آنا پڑا اور اپنا نیا دارالحکومت کھدکی شہر کو بنانا پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا، جو کہ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مزید تیز ہو گیا۔ کمزور حکمران، اندرونی اختلافات اور بیرونی حملوں کی وجہ سے سلطنت ٹوٹنے لگی۔ ناظرین، 18ویں صدی کے آغاز میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد ہوئی، جس نے مغلیہ سلطنت کے زوال کا آغاز باقاعدہ طریقے سے شروع کر دیا۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر، جس کی حکومت کا دائرہ کار صرف دلی تک رہ گیا تھا، کو برطانوی حکومت نے برما جلا وطن کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر، جو کہ حکمرانی میں کم اور شعر و شاعری میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، مغلیہ دور کا آخری بادشاہ ثابت ہوا اور بالآخر 1757 کی جنگ پلاسی میں برطانوی حکومت نے ہندوستان میں سیاسی طاقت حاصل کر لی۔ بہادر شاہ ظفر کی وفات 1862 میں برما میں ہوئی۔ ناظرین، آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان پر دیر پا اثرات چھوڑے۔ انہوں نے فنون لطیفہ اور تعمیرات کی عظیم الشان مثالیں قائم کیں۔ مغلیہ دور کی عمارتیں آج بھی بر صغیر پاک و ہند کی شان سمجھی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ حکمرانوں کی لاپرواہیوں اور سخت پالیسیز کی وجہ سے مغلیہ سلطنت ہمیشہ کے لیے سوائے ہستی سے مٹ گئی۔ آج کی ویڈیو کا اختتام جلا وطنی کے دور میں بہادر شاہ ظفر کی جانب سے لکھی گئی غزل کے چند اشعار سے کرتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں دور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔